गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैंने पीडीएफ फाइल भेज दिया था बैंकिंग की, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, उसकी एक्सप्लेनेशन। पीडीएफ फाइल ओपन कर दो एंड देन इसको एक बार रीड कर लो एंड उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को टाई अप कर लो। इट्स वेरी इजी। मनी क्रिएशन, दैट मीन्स मनी कैसे क्रिएट कर रहे हैं बैंक मार्केट में, हाउ टू क्रिएट द मनी। पीडीएफ फाइल ओपन करो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक। कौन करता है ये मनी क्रिएशन? सेंट्रल बैंक कुछ नहीं करता। दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नथिंग, ही इज ओनली द बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट बैंक। उसको गवर्नमेंट बैंक भी बोला जाता है क्योंकि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक इज गिविंग द लोन टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एज वेल एज द कमर्शियल। पूरा कंट्रोल इज मॉनेटरी फैक्टर के ऊपर इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टोटल कंट्रोल करता है। पैसे है मार्केट में, नहीं है, पंप मतलब इन्फिल्ट्रेट करना है या पैसे वहां से निकलना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, सारे चीज एवरी ईच एंड एवरी मोमेंट इकोनॉमिक्स को 100% कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक। तो एवरीथिंग उनको डे टू डे उनकी इंडेक्सिंग फॉलो करने पड़ता है, डे टू डे मार्केट स्ट्रेटेजी फॉलो करने पड़ता है, कितना लोन देना है, रेट कितना इंक्रीज करना है, रेट कितना डाउन करना है, मार्केट में पैसे चाहिए ही नहीं चाहिए, मार्केट में पैसे कितना सर्कुलेट हो रहा है, या हमें अभी मार्केट में पैसे लगाने पड़ेंगे मतलब डालने पड़ेंगे तो कैसे डालेंगे, मार्केट से पैसे उठाना है तो कैसे उठाएंगे। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज आर डन बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक थ्रू कमर्शियल बैंक। क्योंकि आरबीआई कस्टमर से या पब्लिक से डीलिंग नहीं करता है, कमर्शियल बैंक्स आर डीलिंग विद द पब्लिक। तो कमर्शियल बैंक को वो गाइडलाइंस देता है एंड कमर्शियल बैंक हैव टू फॉलो द ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे मनी क्रिएट होता है मार्केट में। इट इज अ मल्टीप्लाई थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी और मल्टीप्लाई थ्योरी ऑफ मनी। तो उसको हम थोड़ा रीड करेंगे, देख लो। द प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय मेकिंग द टू एजम्पशन। दो एजम्पशंस करके हम लोग मनी को सर्कुलेट कर सकते हैं। द एंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म एज ए बैंक। सेकेंड पॉइंट में बोला ऑल रिसीप्ट ऑफ पेमेंट in the economy are routed through the bank. In all payment are made through the check and all receipts are deposited into the bank. जितने भी पैसे आ रहा है उतना सारे पैसे जाके बैंक में हम लोग जमा कर देंगे। जितना भी पेमेंट होगा सारे चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, कैश विद। तो आज के दिन में तो लिक्विड कैश की ट्रांजैक्शन खत्म ही हो रहा है ऑलमोस्ट। तो ऑल आर इन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी बढ़ेगा, इसका मतलब जो पहले क्या होता था कैश डीलिंग होता था, वो कैश डीलिंग को खत्म कर रहा है, लिक्विडिटी मनी को खत्म कर रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज आइडिया लग जाता है गवर्नमेंट को कितने मेरे पास लिक्विड कैश बैंक में पड़ा हुआ है और उस हिसाब से मनी को मतलब इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि द डिपोजिट होल्ड बाय द बैंक आर यूज्ड फॉर द गिविंग लोन। अब बैंक के पास यस्टरडे मैंने डिस्कस किया था, बैंक के पास जो पैसे आता है कहाँ से आता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा। अदरवाइज देयर इज अनदर वे ऑफ अर्निंग मनी। अर्निंग नहीं, रिसीविंग मनी रहता से। रिसीविंग मनी क्या होता है, जैसे किसी के पास पैसे हैं, कमाया उन्होंने, इनकम किया, सेफ्टी पर्पस हम लोग कहाँ पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं पैसे जमा करने के लिए। आज के दिन पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट हो रहा है, बट टू सम एक्सटेंट वेरी लेस क्वांटिटी इन कंपैरिजन विद द बैंक। ज़्यादातर बैंक हमारे दिमाग में घूमता है, बैंक में चले जाते हैं, जाके वहाँ पे पैसे जमा करते हैं। तो पैसे जो बैंक के पास गया, दैट इज ए डिपॉजिट रिसीविंग बाय द बैंक, दैट इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक जो हमने कल पोस्ट किया था। तो प्राइमरी फंक्शन में बैंक के पास पैसे आ गया। अब ये बैंक पैसे को लेके क्या करेगा, बैठे रहेगा? नहीं, क्योंकि बैंक को तो इंटरेस्ट देना है। तुमने पैसे जमा किया, तुम्हें 4% 5% जो भी कंट्रैक्चुअल बेसिस ऑफ कंडीशन है वो तुम्हें इंटरेस्ट देगा बैंक। तो बैंक पैसे कहाँ से लेगा? तो सपोज तुमने 1 लाख रुपये जमा किया एक साल के लिए, तुम्हें 5% मतलब 5,000 रुपीज तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर यू विल गेट 1 लाख प्लस 500 रुपीज, 5,000 रुपीज एज इंटरेस्ट। ये 5,000 बैंक कहाँ से लाएगा? अपने जेब से थोड़ी देगा। वो क्या करता है, इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है, लोन में डाल देता है, पैसे को काम में लगाता है।
तो वहां से वो इनकम करता है। उस इनकम हमारे ये 5% से ज्यादा करेगा तभी जाके उसको इन्वेस्ट करेगा बैंक। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ओपन मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वर्ल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को लोन देता है, तो वहां से उनके पास इंटरेस्ट आता है। बिकॉज द ऑल बैंक आर डूइंग देयर बिजनेस, दिस आर ऑल द बिजनेस, दे आर नॉट ओपन देयर ऑफिस एज यूजुअल। कोई बेनिफिट देने के लिए तो बैठा है, बट बेनिफिट के बदले दे आर अर्निंग प्रॉफिट। These are not the non-profit concern, they are profit-making concern. Non-profit making concern में स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, एजुकेशन सोसाइटी आ जाता है, लाइब्रेरी आ जाता है, हॉस्पिटल आ जाता है। बट अदर देन दिस वो मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट सेकंड टॉपिक में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये बैंक इज ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, और वो कभी कभी वो प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस में से भी ज्यादा होता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द बैंक रिकॉग्नाइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी है, तो उन्होंने पैसे लिया, मार्केट में छोड़ा, मार्केट में किसी को भी दिया, आज मैंने जमा किया, कल वही पैसा तुम्हें दे देगा, बिकॉज यू आर आस्किंग द बैंक फॉर द होम लोन, फॉर द कार लोन, फॉर द टू व्हीलर लोन, फॉर योर एजुकेशन लोन, फॉर योर कल्टिवेशन लोन, but there is a lot of sector in the market to get the loan। तो अब वो लोन के लिए तुम जब बैंक में जाओगे तो बैंक पैसे कहाँ से लाएगा? अगर वो पैसे मेरे जो जमा किया उस पैसे को तुम्हें दे देगा एज ए लोन, तो तुमसे बोलेगा मेरे को 11% इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, मेरे को बोला 5% इंटरेस्ट देगा, तो तुमसे 11% कमाया, मेरे को 5% दिया, बीच का जो भी डिफरेंस हो रहा है 11 - 5 6% चला गया बैंक के जेब में, दैट इज देयर प्रॉफिट। दिस इज द सिस्टम ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इसी हिसाब से अपना ग्रोथ इंक्रीज करता है, ब्रांच ओपन करते रहता है, स्टाफ को ज्यादा बेनिफिट देता है, एंड दे आर फ्लरिश इन द मार्केट। उनके पास वो शेयर इशू कर देता है मार्केट में, मार्केट शेयर्स में आ जाता है, फिर उनकी बिजनेस धीरे धीरे बहुत टॉप क्लास में पहुंच जाता है। तो दिस इज द सिस्टम। यहाँ पे मैं वही एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द डिपॉजिट होल्ड बाय द बैंक आर यूज्ड फॉर द गिविंग लोन, हाउएवर बैंक cannot use the whole of the deposit as a lending. It is a legal compulsory for the bank to keep a certain minimum fraction of its deposit as a reserve. That is called the legal reserve ratio, LRR। ये एक रूल्स है, रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि दिस इज फॉर द सेफ्टी फॉर द कस्टमर, कस्टमर के सेफ्टी के लिए ये रूल बनाया गया। द रूल इज मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक। इस रूल को बोला जाता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब मैं अगर आज 1 लाख रुपए किसी से डिपॉजिट लिया तो मेरे पास 1 लाख लोन देने का पावर नहीं रहेगा, 80,000 मेरे पास लोन देने का पावर है, 20,000 मेरा पास रहेगा। 20,000 मतलब 1 लाख की 20% मैं रखूंगा, 80% मैं लोन दूंगा। इस परसेंटेज को, ये जो LRR लीगल रिजर्व रेशियो, इस परसेंटेज को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम इसको इंटीमेट करता है कमर्शियल बैंक को। मतलब टाइम टू टाइम मतलब यही नहीं कि सुबह उठ के रोज जैसे गोल्ड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, आज के दिन में पेट्रोल भी डे टू डे सरप्राइज ऊपर नीचे जा रहा है, गोल्ड तो जाता ही है एवरीडे, गोल्ड जाता है, सिल्वर जाता है, जो भी जाता है, मेटल तो एवरीडे देयर इज अ फ्लक्चुएशन, मार्केट स्टॉक शेयर्स में एवरीडे देयर इज अ फ्लक्चुएशन। तो उस हिसाब से नहीं, ये मान के चलो कि अगर इफ नॉट देयर एनी मतलब अनसीक्वेंस सिचुएशन हो गया तो नॉर्मली ये 3 महीना 4 महीने के बाद ये LRR डिफरेंस करते रहता है। दिस इज कंट्रोल बाय द रिजर्व रेशियो और दिस इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड बाय द लीगल रिजर्व रेशियो LRR and the fixed by the central bank. Bank do not keep 100% reserve against the deposit. They keep the reserve and the extension of indicated by the central bank. ये central bank जैसे जैसे बोलेगा उसी हिसाब से बैंक को मेंटेन करने पड़ेंगे। Now the bank keep the fraction of deposit as a cash reserve ratio because the prudent banker by his experience known the two things. क्या एक्सपीरियंस बैंक के पास आता है कि all the deposit do not approach to the bank for the withdrawal of the money at the same time, and also they do not withdraw the entire amount in one. And the second point, there is a contact or constant flow of new deposit into the bank. अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी देता है सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक को कि बाई चांस मैं आज जाके तो बैंक को बोल दिया कि मैं 1 साल बाद आके इस पैसे को ले जाऊंगा, अगर इमरजेंसी मेरे पास भी आ सकता है, पैसे की जरूरत मेरे पास भी हो सकता है, मैं जाके कहाँ पे बोलूंगा? बैंक को ही तो बोलूंगा, भाई मेरा जो पैसे था, हाँ मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट को
बीच कर रहा हूँ, मतलब तोड़ रहा हूँ कि आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 12 मंथ की, अब मेरे को पैसे की जरूरत है, यू हैव टू पे एंड द बैंक इज बाउंड टू रिफंड योर मनी, देयर इज ए नो वे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बैंक तुमसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में गया था, 5% इंटरेस्ट बेसिस में गया था, अब जैसे तुम कॉन्ट्रैक्ट को लीड करोगे, मतलब ब्रीच करोगे, तो तुम्हारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा 1%, 1.5%, 2% एंड एज ए पेनल्टी तो गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक भी तो उस पैसे को और कहीं पे लगा के रखा है, अब वो पैसे कहाँ से लाएगा, दैट इज द सिचुएशन। तो उनकी भी एक स्ट्रेटेजी चेंज हो जाता है, जैसे मेरा स्ट्रेटेजी चेंज हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि एंड ऑफ द ईयर में जाके मेरे पास इतना पैसा आएगा, उस पैसे से मैं अपना हैंडल कर लूंगा बिजनेस को। बाई चांस दैट पैसा, उस मनी इज नॉट इनफिल्ट्रेटेड इन माई अकाउंट, तो क्या होगा, मैं बैंक में जाके बोलूंगा भाई मेरे को लोन दो या तो मेरा पैसे को आप वापस करो, तो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब भी स्टार्ट होता है तो देयर इज ए पेनल्टी, एक लग जाता है, वो पेनल्टी कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देता बैंक। तो बोला कि आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5%, 6%, मैं उसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करूंगा इफ यू कम आफ्टर 12 मंथ। अगर आप उससे पहले आ गया तो मैं आपको वो इंटरेस्ट ही नहीं दूंगा। दिस इज द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, एग्रीमेंट डीड तैयार होता है, साइन होता है, रिपोर्ट होता है, तो दिस इज द फॉलो। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एक गाइडलाइंस देकर रखता है कि कुछ पैसे अपने जेब में भी रखो, बाई चांस अगर कोई कस्टमर आ गया, नॉट इन ऑल टाइम बट सडनली अगर इफ एनीबॉडी केम टू यू, देन ये नहीं पोजीशन आएगी कि कस्टमर को आप रिफ्यूज कर दो एंड देन देयर इज ए लीगल स्टेप, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके केस करेगा, तुम उसके पीछे घूमते रहोगे, तो दैट शुड नॉट बी। तो इसीलिए देयर शुड बी ए LRR लीगल रिजर्व रेशियो to be maintained by the commercial bank as instructed by the central bank. This is a hard and first rule for the in between the commercial bank and central bank. Now the point, अब यहाँ पे बोल रहा है let us discuss कि ये मनी कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं सिंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया, इस टेबल में मैं देखो, टेबल में मैंने डिपॉजिट लिया, लोन लिया एंड कैश रिजर्व रेशियो LRR लिया। अब LRR यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने 20% लेके चल रहा हूँ, तो अगर 20% मैं लेके चलता हूँ तो 20% मीन्स 100, 20 by 100 इज इक्वल टू 5। क्या होता है 20 by 100 इज इक्वल टू, काटोगे तो 5, इसका मतलब 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया, मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 by LRR, 1 by 20% is equal to 1 upon 20 by 100 is equal to 1 by 1 into 100 by 20 is equal to 5 times। तो LRR जैसे चेंज होते जाएगा, मल्टीप्लायर भी चेंज होते जाएगा। मैं इस टेबल पे यही शो करना चाह रहा हूँ, वेरी इंटरेस्ट में इसको देखो, you will be gaining and you will be know everything about the money multiplier। तो इनिशियल डिपॉजिट मैंने लिया 1000, अब RBI ने स्टिक कर दिया कमर्शियल बैंक को कि आप इसकी 20% LRR करोगे, 1000 का 20% 200 रुपीस आप अपने पास रखोगे, 800 आप लोन ले सकते हो मार्केट में, नॉट मोर देन दैट, ये कांस्टेंट है। तो LRR हु इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ओनली। तो 200 रुपीस बैंक ने अपने पास रखा, 800 को लोन में दे दिया। आप 800 को जिसको भी लोन दिया वो उसको खर्चा करेगा मार्केट में, खर्चा करेगा मतलब जिससे कोई परचेस करेगा उसके लिए वो इनकम हो जाएगा, वो कस्टमर या वो दैट इंडिविजुअल विल बी डेफिनेटली दैट 800 रुपीस को फिर बैंक में डालने का कोशिश करेगा। द सेकंड स्टेप में मैंने क्या दिया, राउंड 1 800 खर्चा हो गया, लोन दे दिया मार्केट में, 800 रुपीस मार्केट में आके 800 रुपीस दोबारा बैंक में आके डिपॉजिट होगा, कुछ तो खर्चा होगा, खर्चा एक आदमी का साथ नहीं होगा, वन इंडिविजुअल नहीं। सपोज 800 इंडिविजुअल को एक रुपया बांट दिया उन्होंने, तो एक रुपया जो बांट दिया वो अपना खर्चा तो करेगा पर बैंक में तो जमा आएगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी 800 का जो लोन दिया उस लोन को हम दोबारा डिपॉजिट लेंगे बैंक में, 800 बैंक के पास आ गया। अब 800 का 20% कितना होता है, 8 दूनी 16, 160 रुपीस बैंक दोबारा अपने पास रखेगा एंड बाकी 640 रुपीस को दोबारा मार्केट में लोन दे देगा। एंड अगेन राउंड 3 में 640 रुपीस दोबारा बैंक में डिपॉजिट होगा, इसकी 20% 128 रुपीस बैंक के पास रिजर्व रेशियो में पड़ा रहेगा एंड 512 रुपए वो मार्केट में दोबारा लोन देगा। ऐसे करके मनी रोटेट होता है मार्केट में एंड द फॉर्मूला इज दैट कि मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 by LRR, दैट मींस LRR अगर 20% तो इट बिकम 5 टाइम्स। अब देखो इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास कितना था, 1000 रुपीस, द टोटल बिकेम 5000। इसको हम अगर कंटिन्यू करेंगे 5 बार में तो 5000 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 4000, दैट मींस LRR इज 1000। तो टोटल डिपॉजिट इज 5000, उनमें से 1000 रुपया बैंक अपने पास रखेगा, 4000 रुपया मार्केट
बैंक लोन दे सकता है। इसी पॉइंट को देखोगे सेकंड पेज में, आज जो मैंने कल भेजा था उसमें देखो सेकंड पेज में, सपोज द इनिशियल डिपॉजिट, ये थ्योरी मैंने प्रैक्टिकल समझा दिया, एक बार रीड कर दे रहा हूँ तुम लोगों को समझने के लिए। The deposit is bank is 1000 rupees, LRR is 20%। LRR तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, मैं एक क्वेश्चन इसका के पुट करूंगा। LRR देखिए, LRR 12.5% हो सकता है, LRR 15% हो सकता है। जो जितना LRR होगा उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन भी कैलकुलेट करोगे। एक क्वेश्चन है, इसके बाद मैं पुट करूंगा, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा ताकि यू कैन डू इट इमीडिएटली एंड तुम अपने हिसाब से करोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि 1000 rupees initial deposit was, it means that bank required kept rupees 200 rupees as a LRR and balance 800 rupees to be given a loan in the market. Suppose the borrower withdraw the entire amount of 800 rupees for making the payment। जिसको हमने लोन दिया वो सारे पैसे मार्केट में खर्चा कर दिया, तो दोबारा मार्केट में 800 रुपीज पेड अप हो गया एंड दैट मनी अगेन गोज टू द बैंक फॉर डिपॉजिट। वही चीज सेकंड पैराग्राफ में बोल रहा है, फॉर द मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑल द ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंक, द मनी स्पेंट बाय द borrower come back to the bank in the form of deposit amount of those who have received this payment. It will increase the demand deposit of the bank again, how much, that 800 rupees। 800 रुपीज फिर मेरा बैंक के पास आएगा, 800 में से 20% रिजर्व रखेगा, 640 को लोन देगा, 640 दोबारा मार्केट में सर्कुलेट होके बैंक के पास पहुंच जाएगा एंड दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द मनी एंड दिस मनी सर्कुलेशन को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। लास्ट में एक पॉइंट मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो लास्ट में जो दिया था एग्जांपल वहाँ पे बैंक में दे रखा है। द एग्जांपल दिया, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट created in an initial deposit of 1,000 crores and LRR is 12.5%। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, LRR is equal to 1 upon LRR, मनी मल्टीप्लाइड is equal to 1 upon LRR। तो अगर 12.5% होता है इनिशियल डिपॉजिट हाउ मच 1000 अगर इनिशियल डिपॉजिट होता है तो मेरे पास कितना आएगा 12.5%। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 1/12.5 दैट मीन्स 1/0.125 that means into 1000 दिया था, yes 1000, तो it became परसेंटेज करेंगे 100 करके it became 8। इसका मतलब 1000 अगर इनिशियल इन्वेस्ट करते तो 8000 मेरा मनी मल्टीप्लाई होगा एट द एंड ऑफ द सर्कुलेशन। दिस इज हार्ड एंड फास्ट रूल और ये कंपल्सरी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो रीड इट प्रॉपरली, इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग है। यू कैन जज योर बिजनेस इन द फ्यूचर स्टेज। अगर तुम कभी जाके बिजनेस करोगे तो इस पॉइंट को भी याद करके करना। देखोगे इसमें तुम्हारी जो मनी का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी कैसे कंट्रोल करोगे, ये सारी चीज़ तुम्हें यहाँ पे डिफाइन करेगा। क्लियर? थैंक यू।